बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू की अहमियत एनडीए में बहुत ही ज्यादा हो गई है और यही वजह है कि अब दोनों ही पार्टियों की तरफ से प्रमुख मंत्रालयों की मांग भी की जा रही है। आपको बताते चले कि नीतीश कुमार एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू के नेता हैं। उन्होंने बिहार में 12 सीटों पर जीत हासिल की है। हालांकि उन्होंने अपना समर्थन पीएम नरेंद्र मोदी को दिया है और खबरों के अनुसार नीतीश कुमार ने 3 मंत्रालयों की मांग रखी है। नीतीश कुमार ने अपनी प्रमुख मांगों में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने, 12 सांसदों के हिसाब से 3 मंत्रालयों की मांग की है। नीतीश ने रेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय के साथ साथ वित्त मंत्रालय की मांग की है। रेल मंत्रालय प्राथमिकता में है और ये फॉर्मूला उन्होंने 4 सांसदों पर एक मंत्रालय के रूप में रखा है। वहीं टीडीपी की बात की जाए तो टीडीपी के सूत्रों ने बताया है कि पार्टी ने एनडीए के आगे 6 बड़े मंत्रालयों की मांग रखी है। टीडीपी लोकसभा स्पीकर का भी पद चाहती है। गठबंधन में चंद्रबाबू की टीडीपी 16 सीटों के साथ तो वहीं आपको बताते चलें कि नीतीश की जेडीयू 12 सीटों के साथ तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। दोनों ही पार्टियां इस वक्त भाजपा के लिए बेहद ही जरूरी हैं और इनके बिना भाजपा की सरकार बनाना भी बेहद मुश्किल है। और इसी बीच एनडीए की सरकार में अपनी पार्टी के द्वारा 2 से 3 कैबिनेट पदों की मांग की खबरों पर चिराग पासवान की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं ऐसी सभी बातों का खंडन करता हूं। कोई मांग नहीं है, कोई मांग हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारा लक्ष्य प्रधानमंत्री को फिर से प्रधानमंत्री बनाना था। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। तरीके से इन बातों का मैं खंडन करता हूं। कोई मांग नहीं है और मांग हो भी नहीं सकती है, क्योंकि हम लोग का लक्ष्य ही प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाना था। उसके लिए हर एक घटक दल ने अपनी एक ईमानदार भूमिका निभाने का काम किया। ये विशेषाधिकार पूर्णतः मेरे प्रधानमंत्री जी के पास ही है कि वो अपने मंत्रिमंडल में किसको जगह देते हैं, नहीं देते हैं। ऐसे में किसी घटक दल की कोई मांग नहीं है। मैं पूरी तरीके से इन बातों का मैं खंडन करता हूं। कोई मांग नहीं है और मांग हो भी नहीं सकती है, क्योंकि हम लोग का लक्ष्य ही प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाना था। उसके लिए हर एक घटक दल ने अपनी एक ईमानदार भूमिका निभाने का काम किया। ये विशेषाधिकार पूर्णतः मेरे प्रधानमंत्री जी के पास ही है कि वो अपने मंत्रिमंडल में किसको जगह देते हैं, नहीं देते हैं। ऐसे में किसी घटक दल की कोई मांग नहीं है। मैं पूरी तरीके से इन बातों का मैं खंडन करता हूं। कोई मांग नहीं है। इसी विषय पर अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी न्यूज रूम से पुष्पेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो पुष्पेंद्र, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव आए और लोकसभा चुनाव के बाद ये जो एन फैक्टर सामने आया, आखिर ये एन फैक्टर क्या है? देखिए, बिल्कुल इस लोकसभा चुनाव में जिस हिसाब से इंडिया गठबंधन और एनडीए की टक्कर देखने को मिली है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर, तो स्थिति इस बार बदली हुई है। क्योंकि यहाँ पर बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया है, तो वो एनडीए के साथ मिलकर ही सरकार बनाएगी। अब सरकार बनाने के लिए जेडीयू और चंद्रशेखर नायडू की पार्टियों के साथ गठबंधन पहले से ही है, वो एनडीए का हिस्सा है। लेकिन उनको यहाँ पर मुख्य तौर पर सबसे ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के पास खुद अकेले 16 सीटें हैं, तो जेडीयू के पास 12 सीटें हैं। अब दोनों ही अगर एनडीए से अलग होते हैं तो कहीं ना कहीं का प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा। तो उन दोनों की सहमति के आधार पर ही एनडीए के सभी नेताओं ने नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुना और अब वो 9 तारीख में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। कल जो 4 बजे एनडीए की मीटिंग हुई थी, उसी में सारी तस्वीर साफ हो चुकी थी, क्योंकि शुरू से जो अंदाजा लगाया जा रहा था, जैसे सुबह सुबह एक तस्वीर सामने आती है, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक ही फ्लाइट में एक साथ देखे जाते हैं, तो अटकलें तेज हो जाती हैं और तरह तरह के कयास यहाँ पर लगाए जाने लगते हैं कि हो सकता है नीतीश कुमार पलटी मारकर इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाए। लेकिन उन्होंने एनडीए की जो बैठक हुई उसमें साफ कर दिया कि हम जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि सरकार बन जाए। और ऐसा ही चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली निकलने से पहले पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि मैं एनडीए में हूं, एनडीए का हिस्सा हूं और एनडीए की बैठक में मैं जा रहा हूं। तो यहाँ पर साफ तौर पर एक चीज निकलकर सामने आ रही है कि दोनों को बड़े ही मंत्रालय
प्रधानमंत्री नरेंद्र बिल्कुल। मोदी की तरफ से दिए जा सकते हैं। क्योंकि अभी जो बातें निकलकर सामने आ रही थी कि जेडीयू की तरफ से कहा गया है कि हमें ये मंत्रालय चाहिए, हालांकि जो उनके प्रवक्ता हैं केसी त्यागी, उन्होंने यहाँ पर साफ कर दिया है कि उन्होंने जेडीयू की तरफ से अभी इस तरह की कोई मांग नहीं रखी गई है। वो सिर्फ चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सरकार बन जाए। हालांकि उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जरूर बात की, उन्होंने अग्निवीर योजना को लेकर जरूर बात की, क्योंकि इस चीज में अगर सुधार करने की जरूरत है तो एनडीए सरकार मिलकर उन बातों पर, उन योजनाओं पर जो यहाँ पर सुधार करने की जरूरत है वो सुधार करे। हालांकि दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू की अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से जैसे कयास लगाए जा रहे हैं, या हम यूं कह लें कि सूत्रों की तरफ से जो खबरें आ रही हैं, उनको एक लोकसभा स्पीकर जो एक पद है उनको वो चाहिए। उसके अलावा कैबिनेट में उनको कई मंत्रियों के लिए जगह चाहिए। अभी तक की जो खबरें हैं वो यही। पुष्पेंद्र, जिस तरीके से आपने जानकारी दी, अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार में नीतीश कुमार की ओर से 3 मंत्रालयों की मांग की गई है और कहीं ना कहीं उन्होंने जो रेल मंत्रालय है उसको प्राथमिकता दी है, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, मैं वही बता रहा था, जो पहले जो खबरें आ रही थी वो सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही थी कि नीतीश कुमार की तरफ से इन मंत्रालयों की मांग की जा सकती है। उनके पास 12 सांसद हैं तो 4 सांसदों की जगह पर वो एक मंत्रालय ले सकते हैं, तो इस हिसाब से 3 मंत्रालय नीतीश कुमार को चाहिए। हालांकि अभी जो उनके प्रवक्ता है उन्होंने क्लियर कर दिया है। देखिए, ये बातें भी ठुकराई नहीं जा सकती कि नीतीश कुमार बिना किसी फायदे के वो एनडीए का हिस्सा बने रहेंगे या उनको मंत्रालय में जगह नहीं मिलेगी। अभी जो स्थिति है वो सिर्फ यही है कि वो एनडीए की सरकार बनवाना चाहते हैं। जल्दी से जल्दी एनडीए की सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और उसके बाद जो कैबिनेट का विस्तार होगा उसमें किस किस को जगह मिलेगी वहां पर अटकलें लगाई जा सकती हैं। अगर वहां पर नाराजगी साफ तौर पर नीतीश कुमार की तरफ से दिखाई देगी तो हो सकता है कि उनको मंत्रालय की जरूरत थी, उनको हो सकता है 1-2 एक्स्ट्रा मंत्रालय चाहिए होते थे, इसलिए वो नाराज चल रहे हैं। लेकिन अभी सिर्फ प्रयास लगाए जा सकते हैं। जब तक कैबिनेट मंत्रालय का विस्तार नहीं होता, पहले प्रधानमंत्री शपथ लेंगे, उसके बाद ये सारी तस्वीरें साफ होंगी। लेकिन ये बात साफ है कि नीतीश कुमार की तरफ से जो अभी बयान आया है, जो उनके प्रवक्ता केसी त्यागी का बयान आया है कि हमको जो मांग है हमारी, वो अभी हमारी तरफ से ऐसी कोई मांग नहीं है। लेकिन इस बात को भी नहीं ठुकराया जा सकता कि उनकी तरफ से कोई मांग नहीं रहेगी। बिल्कुल, अगर टीडीपी की बात की जाए तो उनकी ओर से भी मंत्रालयों की मांग की गई है और कहीं ना कहीं वित्त मंत्रालय जो है उन्होंने अहमता के साथ यानी प्राथमिकता के साथ उसकी मांग की है, क्योंकि अगर आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो वहां पर कई ऐसी जगहें हैं जहां पर जो विकास है उसके लिए कहीं ना कहीं जो पैसा है या फिर वित्त की बात की जाए तो उसके लिए काफी जरूरत है। तो कहीं ना कहीं दोनों जो है, नीतीश कुमार हो या फिर नायडू हो, वो दोनों जो है वो अपने अपने प्रदेश के विकास के लिए सोच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो टीडीपी की तरफ से बातें निकल कर आ रही हैं कि उनको वित्त मंत्रालय भी चाहिए, तो यहाँ पर वो आंध्र प्रदेश और केंद्र में भी दोनों तरफ डबल इंजन की सरकार रहेगी, तो दोनों तरफ से ही उनके राज्य का विकास जो होगा वो सबसे बड़ी बात रहेगी। क्योंकि अगर वो वित्त मंत्रालय मांगते हैं और उनको वित्त मंत्रालय मिलता है तो उनके राज्य का विकास और अच्छे से हो सकता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर प्रदेश में किसी और पार्टी की सरकार, विपक्ष की सरकार है और सरकार उसको उतना सपोर्ट नहीं करती है तो विकास की जो गति है वो वहां पर धीमी पड़ जाती है। लेकिन डबल इंजन की सरकार में वहां पर विकास की जो तेजी होगी वो और ज्यादा होगी और खुद वहां के नेता के हाथ में वित्त मंत्रालय रहेगा तो और चीजों में सुधार हो सकता है। हालांकि चंद्रबाबू नायडू वहां पर मुख्यमंत्री पद की भी शपथ लेने वाले हैं और वहां पर जो विकास की गति है उसमें भी कहीं ना कहीं गति देखने को मिलेगी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का आंध्र प्रदेश के अंदर भी टीडीपी के साथ गठबंधन है, उन्होंने वहां का जो विधानसभा चुनाव है वो भी गठबंधन के साथ मिलकर लड़ा है और अब की बार वहां पर उनकी सरकार बन चुकी है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अभी जो सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि उनकी तरफ से लोकसभा स्पीकर की मांग है, वित्त मंत्रालय की मांग है, इसके अलावा और भी जो 2-3 अहम मंत्रालय हैं वो भी उनकी मांग हो सकती है। क्योंकि ऐसा ही बिहार में सुनने के लिए मिला था, जो रेल मंत्रालय है वो भी नीतीश कुमार चाहते थे, लेकिन अभी सिर्फ प्रयास लगाए जा रहे हैं। अभी सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर है, अभी तस्वीरें कहीं साफ नहीं। जी पुष्पेंद्र, अगर बात की जाए तो यह बात कहां तक साफ है या फिर कहां तक जो है बिल्कुल सटीक है कि समर्थन लो और मांग पूरी करो? जी, सवाल दोबारा दोहराइए। जी पुष्पेंद्र, मैं ये पूछना चाहूंगी कि यह बात कहां तक जो है, जिस तरीके की अटकलें सामने आ रही हैं या फिर जिस तरीके से लोगों की प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आ रही हैं, तो यह बात कहां तक सिद्ध होती है कि समर्थन लो, मांग पूरी करो? देखिए, ये क्योंकि एनडीए का हिस्सा पहले भी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू
रहे थे, बीच में उन्होंने एनडीए से अपना गठबंधन तोड़ दिया, लेकिन अब जो लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और यूं कहने की जो विपक्ष की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो सिर्फ यही आ रही हैं कि भाई तुम किसी का भी समर्थन ले लो और अपनी सरकार बना लो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है, तो उसको समर्थन की जरूरत है। और एनडीए के उस हिस्से में जो भी दल हैं वो मिलकर सरकार बना रहे हैं, अगर वो हट जाते हैं तो बिना समर्थन के भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सरकार नहीं बना पाएगी। तो बस यही है जो लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, जो विपक्ष का दावा है, वो इसी तरह की बातें कर रहे हैं कि अब आपको समर्थन की जरूरत है और बिना समर्थन के आप सरकार नहीं चला सकते हैं। और अब अगर टीडीपी या जेडीयू में से कोई भी पार्टी रूठ जाती है तो सरकार और कमजोर पड़ जाएगी। हालांकि किसी एक के जाने से सरकार नहीं गिरेगी, लेकिन अगर दोनों जाते हैं तो सरकार गिर जाएगी। हालांकि अगर एक जाता है तो सरकार कमजोर पड़ जाएगी, और जब सरकार कमजोर हो जाएगी तो विपक्ष उस पर हावी हो जाता है। हालांकि अब की बार जो समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, उसके पास 33 सांसद हैं, तो वो बिल्कुल पूरी तरीके से उन चीजों पर जरूर आवाज उठाते रहेंगे जो लगेगा कि जनता के लिए ये हित में नहीं है, जनता के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की नीति गलत है। बिल्कुल। अभी हाल ही में जो है तेजस्वी यादव की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार का विकास जो है वो बेहद जरूरी है, यदि क्योंकि उन्होंने उनकी ओर से लगातार यही कहा जा रहा है कि नीतीश सरकार जो है वो बिहार के विकास को जो है वो प्राथमिकता देगी। तो कहीं ना कहीं ये क्या कोई संकेत है कि यदि मांगे पूरी नहीं की गई तो कुछ खेल हो सकता है? नहीं, देखिए, इस बात से यह तो जाहिर नहीं होता कि इस तरह का कोई खेल हो सकता है, लेकिन जो तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार का विकास होना चाहिए, तो ये बेहद ही अहम है, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार इतने दिनों तक रही, वहां पर वो दल बदलते रहे और फिर सरकार में जगह बनाते रहे। अब की बार भी उन्होंने एनडीए का हिस्सा बनकर केंद्र में अपनी जगह बना ली। ये है कि जो बिहार के लोग हैं वो रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, तो अभी तक इतना विकास बिहार में नहीं हो पाया है कि वहां के लोग वहीं रहकर रोजगार प्राप्त कर सके। तो नीतीश कुमार को अब की बार इस ओर भी ज्यादा ध्यान देना होगा। जैसे पटना जैसी सिटी है, तो पूरे ही बिहार में ऐसी चमक दमक देखने के, और जो वहां पर विपक्षी दल कहते हैं कि वहां पर गुंडा राज है, तो उन पर भी थोड़ा ध्यान देना होगा। तो कहीं ना कहीं अब की बार विकास की गति के लिए एनडीए के साथ मिलकर नीतीश कुमार जो ये अहम फैसला ले चुके हैं, ये कहीं ना कहीं सही है। और नीतीश कुमार को अपने बारे में ना सोचकर अब की बार बिहार के विकास के बारे में सोचना चाहिए। और अगर मंत्रालयों की बात होती है, उस हिसाब से नीतीश कुमार अपने बिहार के विकास के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव रखें, नरेंद्र मोदी से उन मंत्रालयों की मांग करें। अगर वो मंत्रालय मिलते हैं तो फिर बिहार के विकास में किसी तरह की कोई कमी ना छोड़े। जी पुष्पेंद्र, अगर बात की जाए कि जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं सूत्रों के हवाले से कि मंत्रालयों की मांग हो रही है, तो अगर सच्चाई की बात की जाए, यदि ये मांग की भी जा रही है तो कितनी संभावना है कि इन मांगों को पूरा किया जा सकता है? देखिए, अगर जो नीतीश कुमार की तरफ से रेल मंत्रालय के लिए, वित्त मंत्रालय के लिए और कई मंत्रालय जो मांगे जा रहे हैं, तो अगर हो सकता है, क्योंकि 12 सांसद उनके पास हैं और 12 सांसद का एनडीए से दूर होना एक बड़ी ही कमजोरी साबित करता है, तो इसलिए वो 3 जो सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि वो 4 सांसदों पर एक मंत्रालय मांग रहे हैं, यानी उनके 12 सांसद हैं, तो इस हिसाब से उनको 3 मंत्रालय चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि 3 मंत्रालय देने में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह का कोई हर्ज होगा। हालांकि अगर दोनों बैठकर आपस में बात करते हैं और दोनों एक तरह अच्छी रणनीति बनाते हैं, तो ये भी हो सकता है कि 2 मंत्रालय पर ही नीतीश कुमार मान जाए, क्योंकि कई तरह की चीजें होती हैं। अगर मंत्रालय नहीं भी है तो केंद्र सरकार वहां पर पूरा सपोर्ट करे, उस विकास की जो वहां पर करना है उस पर योगदान दे, तो जरूरी नहीं है कि मंत्रालय लेकर ही वहां पर विकास का दायरा बढ़ेगा। हालांकि ये जो राजनीति है, ये स्वार्थ की राजनीति होती है। सभी के दिमाग में कहीं ना कहीं यही रहता है कि अगर मेरी वजह से सरकार बन रही है तो क्यों ना मैं एनडीए में सबसे मुख्य बनकर सबसे आगे निकलूं, क्योंकि किंग मेकर का काम जो टीडीपी और आरजेडी ने माफ कीजिए जेडीयू ने यहाँ पर किया है, तो कहीं ना कहीं उनकी मांगों को मानना भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से मजबूरी भी बन सकती है। बिल्कुल पुष्पेंद्र, अगर टीडीपी की बात की जाए तो जेडीयू तो 3 मंत्रालय मांग रही है, लेकिन जो टीडीपी की मांगे हैं वो कहीं ज्यादा है, और जिसमें कि लोकसभा स्पीकर का जो पद है वो बेहद ही अहम है।
बिल्कुल, देखिए लोकसभा स्पीकर का जो पद है वो बेहद ही अहम है, और जब सदन की कार्रवाई होती है तो लोकसभा स्पीकर ही सभी की कार्रवाई के लिए वहां पर नियुक्त किया जाता है। कौन क्या बोल रहा है, किसको कितनी देर बोलना है, किसको कब रोकना है, तो सारी चीजें उन्हीं के हाथ में होती है। तो ये एक अहम पद है। तो इसीलिए टीडीपी की 16 सीटें हैं और 16 सीटों पर टीडीपी का मांगने का ये हक भी बन जाता है कि जो सबसे बड़ा पद है वो हमारी पार्टी को चाहिए, वो हमारे हिस्से में आना चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इस पद को लेकर उनकी मांगों को अस्वीकार कर दे। तो मेरे हिसाब से हो सकता है कि अगर टीडीपी की तरफ से इस तरह की मांग भारतीय जनता पार्टी के सामने रखी गई है तो वो भारतीय जनता पार्टी को जरूर मान लेनी चाहिए, क्योंकि वहां पर जो फायदा टीडीपी भारतीय जनता पार्टी को इस समय दे रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसा ना हो कि आगे के लिए नुकसान हो जाए। तो हालांकि ऐसा है कि अगर वो ज्यादा मांगे अपनी लेकर भारतीय जनता पार्टी के सामने आ रहे हैं तो दोनों को मिलकर बात करनी चाहिए, एक अच्छी रणनीति बनानी चाहिए। हालांकि अभी जो दोनों तरफ की बातें हैं तो वो यही है कि अभी सिर्फ जेडीयू, टीडीपी, भारतीय जनता पार्टी तीनों ही दल सिर्फ सरकार बनाने पर ध्यान दे रहे हैं। अभी किसी की यह इच्छा नहीं है कि हमें यह मंत्रालय चाहिए या हमें कोई दूसरे विभाग में किसी बड़ी जिम्मेदारी पर अपने पार्टी के नेताओं को नियुक्त करना है। तो अभी सिर्फ दोनों ही पार्टियों का सरकार बनाने पर ध्यान है, और सरकार बनाने के बाद जो मांगे निकलकर सामने आएंगी वो ही कहानी में बदलाव पैदा करेगा। पुष्पेंद्र, अगर इस बात पर बात की जाए कि प्रधानमंत्री जो है वो आने वाली 8 तारीख को शपथ लेंगे, तो क्या ये जो है असमंजस की स्थिति इस पर भी बनी हुई है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई मतलब कि किसी सरकार की तरफ से अगर कोई समर्थन नहीं मिलता तो ऐसा भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री जो है वो शपथ ना लें? जी देखिए, अभी तो जो शपथ लेने की तारीख थी उसमें भी बदलाव कर दिया गया है। 8 की जगह अब 9 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पर दिल्ली में शपथ लेंगे, और शपथ लेने के लिए उन्होंने जो जिन पार्टियों को न्योता दिया है, कौन कौन उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होगा, वो एक रणनीति के तहत तैयार किया जाएगा। और सभी दलों को न्योता देना भी यहाँ पर लाजमी है, क्योंकि विपक्ष अब की बार बिल्कुल भी कमजोर स्थिति में नहीं है। अगर अभी से विपक्ष के साथ सहमति बनाकर हर चीज पर एक तरह से डिस्कस करके हम चलेंगे तो तभी सरकार आगे अच्छे से चल सकती है। हालांकि सरकार बनने के बाद जैसे ही परिणाम 4 तारीख में घोषित हुए थे, उसके बाद जब शाम को नरेंद्र मोदी ने सभी को संबोधित किया था, उसी में नरेंद्र मोदी ने यह साबित कर दिया था, यह साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया था कि हम बड़े फैसले लेने में कहीं भी चूक नहीं करेंगे। मतलब अभी से उनके तेवर साफ दिखाई दे रहे हैं कि बेशक उनकी सीटें अब की बार कम आई हैं, लेकिन बड़े फैसले लेने में वो अभी भी कि कोई कटौती नहीं करेंगे। और उन्होंने एक शब्द का प्रयोग और किया था कि मोदी की गारंटी बरकरार रहेगी। मतलब पिछली सरकारों में जिस तरह मोदी की गारंटी ने काम किया है, मोदी की गारंटी पर काम किया है, मोदी की गारंटी पर विकास हुआ है, जितनी भी योजनाएं मोदी की गारंटी पर हुई है, जो खुद मोदी जी ने गारंटी दी है, वो मोदी की गारंटी अब की बार भी बरकरार रहेगी। जी, अगर पुष्पेंद्र बात की जाए जिस तरीके से नतीजे आए सामने, तो उसमें जो है कहीं ना कहीं जिस तरीके से मजबूत सरकार की बजाय जो है मजबूत विपक्ष का जो है चुनाव इस बार देखा गया है। देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में कमी रही, जिस वजह से अब की बार भारतीय जनता पार्टी को नुकसान झेलना पड़ा। हालांकि अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 7 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया, लेकिन एक अकेले दिल्ली से इस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। जो हालत भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है, वो शायद आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी को याद रहेगी। और सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को अपनी रणनीति में बदलाव करना चाहिए। हार के क्या कारण रहे, उन कारणों पर मंथन करना चाहिए। और अभी यह भी खबरें आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बदलाव कर सकती है। मेरे हिसाब से हो सकता है कि जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी जी, उनको बदला जा सके, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अभी ऐसी कोई खबरें आ नहीं रही हैं। हो सकता है क्योंकि उन्हीं की अगुवाई में उत्तर प्रदेश का अंदर जो चुनाव लड़ा जा रहा था, सारी जिम्मेदारी उन्हीं के पास थी। और इतना खराब प्रदर्शन के बाद हो सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के बदलाव करे। लेकिन यहाँ पर मुख्य कारण जो रहे वो यह भी हो सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो ओवर कॉन्फिडेंस था, उन्होंने शुरू से ही सभी से कहना शुरू कर दिया कि अब की बार 400 पार। तो यह भी भारतीय जनता पार्टी को वहां पर नुकसान दे गया कि लोगों ने सोच लिया कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 के पार हो ही रही है। तो फिर क्योंकि इन लोगों ने अब की बार वोटिंग करने में कम इंटरेस्ट जताया है, और हमेशा जब भी कम प्रतिशत वोटिंग होती है तो तभी भारतीय जनता पार्टी को हमेशा नुकसान ही हुआ है। तो अब की बार कई तरह के नुकसान हुए। अब की बार जो दिग्गज नेता थे, स्मृति ईरानी जैसे दिग्गज नेता अब की बार चुनाव हार गए। और अब की बार यह भी देखने को मिला है कि उन्होंने जिस हिसाब से
बड़बोलापन दिखाया, जिस हिसाब से नेताओं के अंदर अहंकार था, तो वो अमेठी की जनता ने तोड़ने का काम किया है। क्योंकि शुरू से ही जब राहुल गांधी अमेठी की सीट छोड़कर रायबरेली चले गए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी तंज कसते गए और स्मृति ईरानी की तरफ से भी तंज कसते गए कि राहुल गांधी अमेठी छोड़कर भाग गए। उन्हें डर का जो हार का जो डर है वो सता रहा है, वो पहले ही डर चुके हैं। तो और कांग्रेस की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि अमेठी की सीट अब की बार कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस की तरफ से कोई भी चुनाव लड़ेगा वो अब की बार जीतेगा, और ऐसा ही हुआ। अमेठी की जनता ने स्मृति ईरानी को आईना दिखाने का काम किया। बिल्कुल पुष्पेंद्र, इस बार जो चुनाव के जो नतीजे आए हैं 2024 के, इसमें परिस्थिति ऐसी है कि जो बीजेपी है वो 240 पर भी संतुष्ट नहीं है और कांग्रेस जो है वो 100 के आंकड़े पर भी बहुत ज्यादा मनोरंजन बना रहे हैं। मतलब उनके कार्यालयों पर जो है खुशी का माहौल है। देखिए बिल्कुल, जो 2019 में प्रदर्शन था भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस का, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अब की बार कमजोर हो चुकी है, लेकिन उसने सरकार बना ली तो वो इसलिए खुश है। और कांग्रेस पार्टी अब की बार बढ़त के साथ उभर कर आई है। जो लग रहा था, जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी लगातार दावे कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी, कांग्रेस पार्टी के पास कुछ नहीं है, राहुल गांधी को वो लगातार 20 बार लॉन्च कर चुके हैं, अभी तक उनकी लॉन्चिंग नहीं हो पाई है। तरह तरह के जो निशाने साधे जा रहे थे, तरह तरह की बातों से जो राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा था, कहीं ना कहीं यह भी अब की बार उनको भुगतना पड़ा है। और जो नुकसान हुआ है भारतीय जनता पार्टी को, 240 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई, लेकिन फिर भी उन्होंने एनडीए के साथ मिलकर सरकार बना ली। उधर अगर हम विपक्ष की बात करें, इंडिया गठबंधन की बात करें, उनका 2019 में जो बेहद ही खराब प्रदर्शन था, अब की बार वो बहुत ही बड़ी जीत के साथ लौटे हैं। क्योंकि कह सकते हैं बेशक उनकी सरकार नहीं बनी हो, लेकिन उनकी असलियत में जीत हुई है। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा सीट लेकर अखिलेश यादव की पहली पार्टी अब लोकसभा के चुनावों में बन चुकी है। 37 सीटें अखिलेश यादव ने वहां से निकाली हैं, 7 सीटें कांग्रेस ने निकाली हैं। तो कह सकते हैं कि अब की बार इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और उनको खुशी इस बात की है कि अब की बार विपक्ष मजबूत है। अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाने के दौरान किसी तरह की गलत रणनीति, गलत योजना जनता के बीच में लेकर आएगी तो विपक्ष अब की बार मजबूती के साथ खड़ा होकर वहां पर विरोध करेगा। और लाजमी है कि सरकार को उनकी बात माननी भी पड़ेगी अगर 5 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी को पूरा करना है तो। बिल्कुल पुष्पेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से इस समय जो है असमंजस की परिस्थिति बनी हुई है कि जिस तरीके से मंत्रालयों की मांग हो रही है, क्या बीजेपी की ओर से वो पूरी की जाएगी या फिर आगे आने वाले समय में क्या होगा, इसके पल पल की अपडेट हम आप तक लेके आते रहेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।